इस वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी की एक ऐसी खुजली के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम के तौर पर देखी जाती है। इसको बोला जाता है इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम बच्चे के फीटस, जो पेट में बच्चा है, उसके दृष्टिकोण से काफ़ी डेंजरस माना जाता है, खतरनाक माना जाता है और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस परेशानी में ये जो परेशानी होती है, अधिकांश मदर्स को जो अंतिम ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर का भी जो लेट फेज है, मतलब 8वां और 9वां महीना, उस दौरान अचानक से खुजली होने लगती है। और ये जो खुजली होती है सबसे ज़्यादा हथेली और तलवे पे होती है और ये खुजली तेज़ी से फैल सकती है बॉडी के दूसरे साइड्स पर भी। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि शुरुआती फेज में कोई खुजली वाले दाने नहीं होते हैं, कोई ऐसा खुजली का लक्षण नहीं देखने को मिलेगा। बस सूखी खुजली देखने को मिलेगी कि व्यक्ति को बहुत तेज़ी से, बहुत ही कभी कभी बहुत ही तेज़, कि ऐसा मन करेगा कि तेज़ी से रगड़ दें, घिस दें, इस तरह की खुजली देखने को मिलेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइटस। और चूँकि कस के खुजाने से उसके वजह से सेकेंडरी खुजली के एक्सकोरिएशंस और दाने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन प्राइमरली खुजली के दाने इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है अधिकांश केसेज में उनमें देखा गया है कि जो मदर लेट एज में प्रेगनेंसी करती हैं, मतलब ज़्यादा उम्र में गर्भ धारण करना, मीन्स कि 30-35 के एज के आसपास या लेट में, या फिर मल्टी पैरिटी हो, पहले से 1-2 बेबी हों, मतलब 1-2 प्रेगनेंसी हो चुकी हों, यदि फैमिली में हिस्ट्री हो कोलिस्टेसिस का, मतलब कि जो बाइल होता है, जो लीवर, मतलब मोटा मोटा समझें कि लीवर की कोई बीमारी हो फैमिली में, विशेष करके कोलिस्टेसिस ग्रुप की बीमारी होती है जिसमें बाइल एसिड जो होता है, लीवर का जो एसिड होता है वो रुकने लगता है। तो उस तरह की फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर खुद पेशेंट में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने पर कोलिस्टेसिस की हिस्ट्री रही हो, या लीवर खराब होने की हिस्ट्री रही हो, मतलब कि जो ओरल गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो लेने पे यदि लीवर में कोई कॉम्प्लिकेशन आया हो तो प्रेगनेंसी पे ये वाली प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये जो होता है इसका महत्वपूर्ण कारण देखा गया है। उसी तरह से यदि ट्विन प्रेगनेंसी है, मतलब कि 2 बच्चे हैं पेट में, तो उस कंडीशन में ये परेशानी कई गुना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न ये आता है कि इस बीमारी की डायग्नोसिस कैसे हो। तो इस बीमारी की डायग्नोसिस के लिए अभी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट देखा गया है वो है कि सीरम बाइल एसिड, मतलब जो सीरम बाइल एसिड है वो नाप लिया जाए। क्योंकि इस बीमारी में जो सीरम बाइल एसिड जो कि खून से लीवर अपटेक करता है और लीवर से जो गट में बाइल एसिड ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो मैकेनिज्म अफेक्ट हो जाती है। तो उस मैकेनिज्म अफेक्ट होने के पीछे क्या रीज़न है, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स देखा गया है, जैसे इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल, मतलब मल्टीपल फीचर्स देखने को मिला है कि ये जो लीवर का जो एंजाइम्स हैं जो अफेक्ट हो जाते हैं। जो उसमें एक जीन है जिसको बोला जाता है ABCB जीन, और उसके द्वारा जो एक प्रोटीन इनकोड होता है MDR प्रोटीन, तो वो बाइल एसिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो उसकी गड़बड़ी की वजह से जो कोलिक एसिड होती है, टॉरोकोलिक एसिड एंड कोलिक एसिड, इसका लेवल बढ़ जाता है खून में। तो यही जो होता है खुजली का कारण बनता है। और ये सभी लोगों में नहीं होता है, ये भी देखा गया है कि कुछ जेनेटिकली प्रेडिस्पोज्ड लोगों में, मतलब कि आनुवांशिक लेवल पे भी इस बीमारी में कुछ रोल है पूरी तरह से जो कि पता नहीं है। प्लस हार्मोनल की बात हो ही गई कि जैसे ट्विन प्रेगनेंसी हुआ तो उस दौरान खून में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वैसे ही कोलिस्टेसिस कराते हैं, लेकिन यदि कोई ससेप्टिबल इंडिविजुअल है तो उसको ये परेशानी और जल्दी और तीव्रता से हो सकता है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर में कुछ स्टडीज में पाया गया कि सेलेनियम नाम का एक मॉलिक्यूल है, वो डाइट में कम होने से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिला है। और जेनेटिक की हमने बात कर ही ली कि जो जीन्स का है, तो उस जीन की वजह से कुछ एरियाज़ में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके डायग्नोसिस में जो सबसे सेंसिटिव थिंग होता है वो बाइल एसिड होता है। यदि बाइल एसिड का लेवल 10 माइक्रोमोल से ज़्यादा होता है तो ये डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसका यदि 100 से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा तेज़ और सीवियर कंडीशन मानी जाती है। और उसका एक इंडिकेशन है, विशेष करके बच्चे की डिलीवरी में इंडिकेशन के तौर पर देखा जाता है कि 100 से ऊपर हो तो डिलीवरी जल्दी करा दिया जाए, तो वो अच्छा होता है बच्चे के लिए। इसी तरह से लीवर के तमाम और दूसरे एंजाइम्स होते हैं, SGOT, SGPT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, ALP, इसी तरह के तमाम एंजाइम्स होते हैं जिनके लेवल चेंज हो सकते हैं। जो बिलिरुबिन होता है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर जो होता है तमाम तरह के कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, जैसे PT, INR, APTT, ये सब टेस्ट भी करवाता है। तो ये सब टेस्ट से इसकी डायग्नोसिस अच्छे से बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि इसका ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छी दवाई मौजूद है जिसका नाम होता है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। तो
तो वो जो दवाई होती है वो 600 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम पर डे डोज में दी जाती है और मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा गया है कि उससे जल्दी रिकवरी होती है, खुजली में भी, जो जॉन्डिस का लेवल है उसमें भी, और कभी कभी बच्चे को भी इसमें हेल्पफुल देखा गया है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे कुछ एंटी इच लोशन डॉक्टर दे सकता है, कुछ एंटीहिस्टामिन ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं जैसे हाइड्रोक्सीजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, लीवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, इस तरह की दवाई भी डॉक्टर दे सकता है। तो और ज़रूरत पड़ने पे टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन मेन थेरेपी जो होता है वो वर्सोडिऑक्सीपोलिक एसिड होता है। तो उससे सारे पैरामीटर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि ये बीमारी माँ के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। एक रिसर्च में यहाँ तक ये पाया गया कि 2 से 10% बच्चों की डेथ हो जाती है यदि माँ को ये प्रॉब्लम हो तो, मतलब जो कि काफ़ी डेंजरस फिगर है। मतलब 100 में से 2 से 10 बच्चों की डेथ हो जाती है यदि माँ को ये प्रॉब्लम हो, विशेष करके यदि सीरम बाइल एसिड जो है वो बढ़ जाए। तो जो इसके पीछे मैकेनिज्म ये है कि टॉरोकोलिक एसिड जो बाइल एसिड है उसका वो जो होता है प्लेसेंटा से क्रॉस करता है और फीटस के हार्ट को डायरेक्टली डैमेज करता है, जिसकी वजह से फीटल एरिथमिया हो जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सब कुछ आपने टेस्ट किया, नॉर्मल पाया और कुछ घंटों में ही बच्चे की डेथ हो गई। तो एक मायने में ये काफ़ी डेंजरस बीमारी कही जा सकती है। तो इसमें मरीज़ को बिल्कुल बिना लेट किए हुए अपने डॉक्टर से मिलना होता है और इसमें डॉक्टर्स में टीम ऑफ डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे स्किन का डॉक्टर, जो ऑब्स्टेटिक विभाग है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ की डॉक्टर है वो, और जो बच्चों का डॉक्टर है, प्लस जो रेडियोलॉजिस्ट है जो अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग, सोनोग्राफी, डॉपलर ये सब करेगा वो डॉक्टर। मतलब कई सारे डॉक्टर्स मिलकर के इस बीमारी में इलाज करते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खुजली यदि दवाइयों से न कंट्रोल हो रही हो तो उस कंडीशन में डिलीवरी भी इंडिकेटेड है, अर्ली डिलीवरी मतलब जल्दी, समय से पहले डिलीवरी। और यदि बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा हो, बच्चे में किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन देख रहे हों तो जल्दी डिलीवरी इसमें कर दिया जाता है। इवन 37 वीक पे भी या उससे पहले ज़रूरत पड़ने पर भी किया जा सकता है। तो एक मायने में ये एक प्रॉब्लमेटिक बीमारी है और इस तरह का कोई भी खुजली का लक्षण हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिल करके, और डॉक्टर इसमें तमाम टेस्ट एडवाइस करे तो उस पर घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसमें डॉक्टर दूसरे डॉक्टर्स की भी कंसल्टेशन लेगा, तो ऐसे में मरीज़ को ये लगता है कि डॉक्टर को कुछ कन्फ्यूजन है या डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से ये तमाम डॉक्टर्स को रिफ़र कर रहा है। तो वो चीज़ नहीं ऐसा सोचना है, जैसे जैसे डॉक्टर गाइड करे, जो टेस्ट रिकमेंड करे उसको फॉलो करना है, और यदि सही से फॉलो किया जाए तो होपफुली अधिकांश केसेज में पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलता है। थैंक यू।